उस देवदूत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। जैसे ही वह इस इंसान को परम शक्ति प्रदान करती है, बिना किसी दया के उसका मुका सीधे उसके चेहरे पर बचता है। इससे पहले कि वह भीख भी मांग पाती, उसके पंख बेरहमी से फाड़ दिए जाते हैं, क्योंकि वह इंसान सच जानता है। ये देवदूत जो दिखने में इतनी पवित्र और पावन लगती है, असल में कत्लेआम पर जीने वाली एक क्रूर दरिंदा मॉन्स्टर है। मानवता भगवान द्वारा पाले गए मवेशियों के अलावा कुछ नहीं। वे पृथ्वी नाम के इस पिंजरे के अंदर बड़े होते हैं और विकसित होते हैं, लेकिन एक दिन भगवान इन कीड़े मकोड़ों को खाना खिलाते खिलाते ऊब जाते हैं। इसलिए मानवता का नामो निशान मिटाने के लिए यह अपोकैलिप्स गेम, प्रलय का खेल शुरू होता है। लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है। जहां बाकी सभी लोग देवदूत के सामने घुटनों के बल गिर जाते हैं, वहीं वह इंसान जिसे एक कठपुतली होना चाहिए था, इसके बजाय मार्गदर्शक देवदूत गाइड एंजल को ही मार डालता है। अभी अभी मैंने इस मौत के परीक्षण डेथ ट्रायल में पहला स्थान हासिल किया है। पुरस्कार उदार हैं, लेकिन मुझे और चाहिए। मैं देवदूत से अतिरिक्त पुरस्कारों की मांग करता हूँ। ये शब्द मेरे मुंह से निकलते ही उसकी आंखों में कत्ल की भावना कौंध जाती है। वह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि एक कीड़ा अपनी औकात पार करे। वह मुझे उसी जगह मिटाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसके सिस्टम के विशेषाधिकार पहले ही खत्म हो चुके हैं। इसलिए वह अन्य यात्रियों, ट्रेवलर्स की नजरों से दूर खुद ही इस मामले को निपटाने का फैसला करती है। अगर बड़े अधिकारियों को पता चला तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। वह नहीं जानती कि यह सब मेरा बुना हुआ जाल है। वह मुझे पेड़ों के एक छोटे से झुंड में ले जाती है। मेरा ध्यान भटकाने के लिए वह मुड़ती है और एक कोमल मुस्कान बिखेरती है। तभी एक क्रूर मुका उसके चेहरे पर विस्फोट की तरह लगता है। ताकत का आकलन करने वाला उसका सेंसर जमीन पर गिरकर टूट जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मैं पहले ही आगे बढ़ चुका हूँ। मेरा हाथ उसके पंखों को दबोच लेता है। मैं बिना किसी झिझक के उन्हें उखाड़ फेंकता हूँ। मेरा लक्ष्य सीधा है, उसे जमीन पर लाना। पंख नहीं तो भागने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि देवदूत इंसानों को अपनी रूह तक नीचा समझते हैं और उसकी मारने की क्षमता, किलेबिलिटी दिन में केवल एक बार ही इस्तेमाल की जा सकती है। इसलिए मैंने जानबूझकर उसे यहाँ फंसाया था। देवदूत एक चीख मारती है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अतिरिक्त शक्ति दे सकती हूँ। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसका सिर जमीन से जा टकराता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उनकी नफरत कितनी गहरी है। 1000 पुनर्जन्म, 1000 रीबर्थ्स, 1000 बार उनके इस पाखंड को करीब से देखना, और उन जिंदगियों में से हर एक पल इसी कोशिश में बीता कि एक देवदूत को मारने वाला पहला इंसान बना जा सके। उस एक छिपे हुए इनाम और उपलब्धि, हिडन अचीवमेंट को हासिल करने के लिए बधाई हो। आप एक मार्गदर्शक देवदूत का वध करने वाले पहले यात्री हैं। छिपी हुई उपलब्धि अनलॉक हुई, गॉड स्लेयर, भगवान का वध करने वाला। पुरस्कार एस रैंक स्लॉटर रन, एस रैंक स्लॉटर रन, एंजल ब्लड आर्मर, देवदूत के रक्त का कवच। यह वह रहस्य है जिसे उजागर करने में 1000 पुनर्जन्म लगे। ये रक्त मेरी छिपी हुई प्रतिभा को जगाएगा। डेथ गॉड, मृत्यु का देवता। जो भी इसका स्वामी होगा, उसे मृत्यु के मूल स्रोत से जुड़ी शक्ति प्राप्त होगी। जैसे जैसे यह प्रतिभा जागेगी, नई क्षमताएं अनलॉक होंगी। पहला चरण, डेथ गॉड्स आई, मृत्यु के देवता की आंख। यह हर जीवित प्राणी की जानलेवा कमजोरी और उनकी मृत्यु का रास्ता दिखाती है। उच्च चरण अभी के लिए लॉक हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि डेथ गॉड प्रतिभा के अंतिम रूप में इतनी शक्ति है कि वह अंतरिक्ष, स्पेस को भी फाड़ सकती है, और मैं यह साफ तौर पर जानता हूँ। अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं है। मुझे बाकी सभी यात्रियों के अपनी क्लास वर्ग को जगाने से पहले अपनी प्रतिभा का जागरण पूरा करना होगा। दूसरा अध्याय, वास्तविक दुनिया में वापसी। तभी सिस्टम बीच में आता है। परीक्षण का पहला दौर समाप्त हो गया है। हर आत्मा झटके से अपने शरीर में वापस लौट आती है, जैसे किसी लंबे दुःस्वप्न से जाग रही हो। लेकिन उनके चारों ओर पड़े शवों के ढेर ने इसे अकाट्य बना दिया कि यह सब सच था। 1.8 बिलियन लोग परीक्षण में शामिल हुए थे। केवल 90 करोड़ ही बाहर आ पाए। कुछ ही मिनटों में खबरें हर स्क्रीन पर छा जाती हैं। सरकारें घबराहट में ढह जाती हैं। सोशल मीडिया चीखों और प्रार्थनाओं से भर जाता है। मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। मैं अपनी मुट्ठी धीरे धीरे बंद करता हूँ। एक अकथनीय शक्ति मेरे भीतर उमड़ती है। परीक्षण में अर्जित की गई हर स्टैट, हर स्किल, हर टैलेंट मेरे असली शरीर में आ चुका है। आम लोगों के लिए इस तरह का उभार उन्हें तोड़ सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह कोई अच्छी खबर नहीं है। जैसे जैसे यात्री मजबूत होते जाते हैं, वे इंसान से परे कुछ और बन जाते हैं। अत्याधुनिक हथियार भी उन्हें नहीं रोक पाएंगे। पूर्ण शक्ति के सामने कानून, व्यवस्था, नैतिकता सब कुछ चरमरा जाएगा। मुझे जो करने की जरूरत है वह है जीवित हर यात्री का मालिक बनना, जब तक कि मैं भगवान का वध करके इस शापित चक्र को समाप्त न कर दूं। लेकिन इस समय कुछ और अधिक जरूरी है। मैं दौड़कर घर जाता हूँ। मैं दरवाजा धक्का देकर खोलता हूँ। शिया अभी भी सोफे पर दुबकी हुई सो रही है। माथे पर हल्की सी शिकन है, जैसे वह किसी दुःस्वप्न में फंसी हो। शिया उठो। वह अपनी आंखें टिमटिमाती है और मुझे देकर ही शांत होती है। काई, मैंने अभी अभी एक बहुत ही भयानक सपना देखा। इतने सारे लोग बस चले गए। कोई बात नहीं, चलो मैं यहाँ हूँ, हमें कहीं जाना है। इतनी देर से? कहाँ? किसी को ढूंढने। वह कोई वेड है। मेरे पहले पुनर्जन्म की यादों में इस तथाकथित सीनियर ने शिया को महीनों तक परेशान किया था। उसने अपने भारी भरकम शरीर का इस्तेमाल करके उसे लगातार डराया, धमकाया और उससे पैसे वसूले। और बाद के पुनर्जन्मों में चीजें बदतर हो गईं, बहुत बदतर। उसने उसे अस्पताल पहुंचा दिया था। पहली बार जब मेरा पुनर्जन्म हुआ था तो मैं कुछ भी करने के लिए बहुत कमजोर था, लेकिन इस बार
बात अलग है। हम जल्दी ही वेड के उस कोने पर पहुंच जाते हैं। उम्मीद के मुताबिक वह गली के मुहाने पर कुछ गुंडों के साथ मौजूद है। वह शिया को देखता है और उस घमंडी मुस्कान के साथ टहलता हुआ आता है। अरे वाह, इतनी रात को अपने सीनियर से मिलने आई हो, कितना पॉकेट मनी लाई हो। उसकी नजरें मुझ पर पड़ती भी नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में शिया का बड़ा भाई एक बेकार डरपोक है जो दूसरी नजर के भी लायक नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरी आवाज बिल्कुल शांत है। घुटनों के बल बैठ जाओ, इससे माफी मांगो। 2 सेकंड का सन्नाटा, फिर हंसी। क्या इस बच्चे का दिमाग खराब हो गया है? वह वाक्य पूरा नहीं कर पाता। मैं उसकी कलाई पकड़ लेता हूँ। हड्डी टूटने की तेज आवाज सन्नाटे को चीर देती है, जो गली में किसी तलवार की तरह गूंजती है। वेड की हंसी तुरंत गायब हो जाती है और उसकी जगह एक ऐसी चीख ले लेती है जो रात को चीर देती है। उसके साथ ही होश में आते हैं और जो कुछ भी हाथ लगता है उसे लेकर मुझ पर झपटे हैं। मैं एक लोहे की रॉड से अपना सिर झुकाकर बचता हूँ और अपनी हथेली पहले वाले के सीने में दे मारता हूँ। उसका पूरा शरीर जमीन से ऊपर उठकर दीवार से जा टकराता है। दूसरा वाला तेज है। एक सीधा मुका मेरे चेहरे की तरफ आता है। मैं आसानी से एक तरफ हट जाता हूँ और उसका कॉलर पकड़ लेता हूँ। मैं उसे ऐसे उछाल देता हूँ जैसे उसका कोई वजन ही न हो। शुरुआत से अंत तक 5 सेकंड से भी कम का समय। गली में अब सन्नाटा है। वेड अपनी कुचली हुई कलाई को पकड़े जमीन पर बैठा है। डर से उसका चेहरा सफेद पड़ चुका है। मैं उसके सामने बैठ जाता हूँ। आंखें बर्फ की तरह ठंडी हैं। क्या तुमने खबरें नहीं देखी? 1.8 बिलियन लोग परीक्षण में शामिल हुए थे। उनमें से 90 करोड़ डॉलर मारे गए और मैंने पहला स्थान हासिल किया। वेड की पुतलियां उससे कुड़ जाती हैं। बेशक उसने खबर देखी थी। पूरी दुनिया इस आपदा को कवर कर रही है। जो लोग बच गए वे इंसानी सीमाओं से परे की शक्ति के साथ वापस आए। उन्हें यात्री ट्रेवलर्स कहा जाता है और उसके ठीक सामने खड़ा आदमी नंबर 1 रैंक पर है। आज के बाद अगर तुम कभी भी शिया की नजरों के सामने उसके आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दूंगा। मैं मुड़ता हूँ और शिया का हाथ थाम लेता हूँ। उसका हाथ हल्का सा कांप रहा है। काई, तुम इतने मजबूत कब हो गए? तुम्हें फिर कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तीसरा टैलेंट ग्रुप और दूसरा दौर। लेकिन जब हम घर पहुंचते हैं मैं आराम नहीं करता। मैं अपना लैपटॉप खोलता हूं और अपनी असली योजना शुरू करता हूं। पिछले पुनर्जन्मों की यादें मुझे बताती हैं कि परीक्षण शुरू होने के 3 महीने के भीतर वैश्विक अर्थव्यवस्था एक हिंसक गिरावट का शिकार हो जाएगी। लेकिन ऐसा होने से पहले एक स्टॉक फटने वाला है, सैकड़ों गुना बढ़ने वाला है। टैलेंट ग्रुप। इसके सीईओ मार्कस चिन खुद एक यात्री हैं। पिछली जिंदगियों में वह मेरे सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक है। उनके पास एक छिपी हुई प्रतिभा है, डार्क नाइट, जो बेहद शक्तिशाली है। आने वाले महीनों में वह एक यात्री के रूप में अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने व्यापारिक साम्राज्य का तेजी से विस्तार करेंगे और टैलेंट ग्रुप को एक छोटी नई लिस्टेड कंपनी से $1 ट्रिलियन की दिग्गज कंपनी बना देंगे। मैं अपनी बचाई हुई हर पाई पहले दौर से वापस लाए गए सोने के सिक्कों के साथ लेता हूँ और सब कुछ टैलेंट ग्रुप के स्टॉक में लगा देता हूँ। कुछ ही समय में शेयर की कीमत आसमान छू जाती है। मेरी संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन मैं रुकता नहीं हूँ। मैं हर एक मुनाफे को वापस टैलेंट ग्रुप में लगा देता हूँ। पिछली जिंदगियों के ज्ञान का उपयोग करते हुए मैं उनके संचालन के भीतर अपना रास्ता बनाता हूँ और इस चक्र को 3 बार चलाता हूँ। 1 हफ्ते के भीतर मेरे खाते की शेष राशि, बैंक बैलेंस में शून्यों जीरोस की संख्या होश उड़ाने वाली हो जाती है। मैं टैलेंट ग्रुप में 31% की हिस्सेदारी रखने वाला एक रहस्यमयी शेयर धारक बन जाता हूँ। शिया बैंक के नोटिफिकेशन को देखकर पूरी तरह सुन्न रह जाती है। गाय, क्या यहाँ कुछ ज्यादा ही शून्य नहीं है? ये कितना है? तुम्हारी कई जिंदगियां गुजर जाने के लिए काफी है। तुमने कुछ गैर कानूनी तो नहीं किया ना? मैं मुस्कुराता हूँ और कुछ नहीं कहता। फिर मैं उन पैसों का इस्तेमाल एक आलीशान हवेली खरीदने के लिए करता हूँ जिसमें 360 डिग्री सुरक्षा निगरानी और 24 घंटे निजी गार्ड तैनात हैं। शिया को लगता है कि यह बहुत ज्यादा है। गाय, इतने बड़े घर में सिर्फ हम दोनों? घर जितना महंगा होगा सुरक्षा उतनी ही बेहतर होगी। हर महीने के पहले दिन एक यात्री की आत्मा को परीक्षण में खींच लिया जाता है। उस दौरान हमारे भौतिक शरीर पूरी तरह से असहाय होते हैं। यही वह समय होता है जब हम सबसे कमजोर होते हैं। भले ही आप स्टेलर रेल्म के अंदर कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर आपका शरीर वास्तविक दुनिया में मर जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। शिया के चेहरे का रंग तुरंत उड़ जाता है। 2.5 दिन बाद दूसरा दौर शुरू होता है। मैं शिया के बालों को सहलाता हूँ और उसे चिंता न करने के लिए कहता हूँ। जब मेरी आत्मा दूर होगी गार्ड हर समय उसकी रक्षा करेंगे। जब मैं फिर से अपनी आंखें खोलता हूँ तो मैं पहले से ही स्टेलर रीम में हूँ। पहले दौर के विपरीत इस बार हम किसी बंजर मैदान पर नहीं हैं। हम घने जंगल से घिरे एक प्राचीन पत्थर के शहर के अंदर हैं। हवा में एक अनूठी सुगंध है, ट्री ऑफ लाइफ, जीवन के पेड़ की खुशबू, जो केवल स्टेलर रीम में मिलती है। हर यात्री को यहाँ भेजा गया है और उनमें से कई मुझे पहचानते हैं। पिछले परीक्षण से पहला स्थान ब्लैक स्कैट, द ब्लैक साइड। भीड़ स्वाभाविक रूप से अपनी दूरी बनाए रखती है। उनकी आंखें विस्मय और बेचैनी से भरी हैं। तभी पतली हवा से एक देवदूत प्रकट होती है। हर कोई हैरान है कि यह वही पहले वाली देवदूत क्यों नहीं है। वह मुस्कुराती है और बताती है कि पिछले गाइड एंजेल के साथ एक दुर्घटना हो गई थी और वह दूसरे दौर में यात्रियों का मार्गदर्शन करेगी। मेरी नजरों में यह उसी सड़न को छुपाने वाला एक और मुखौटा मात्र है। तभी देवदूत नियमों की घोषणा करती है। इस दौर में यात्रियों को 3 घंटे के भीतर एक जोन कमांडर का चुनाव करना होगा। अच्छी खबर यह है कि इस दौर में किसी को मारने की आवश्यकता नहीं है। विजेता जोन के सभी यात्रियों को कमांड करता है और यहाँ तक कि यह भी तय कर सकता है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा।
मिलेगा। वोटिंग 2.5 घंटे में शुरू होगी। जो लोग वोट पूरा कर लेंगे उन्हें वास्तविक दुनिया में वापस भेज दिया जाएगा। भीड़ राहत से झूम उठती है। कोई कत्लेआम नहीं, उन्हें यह बात पसंद आती है। लेकिन मैं सच जानता हूँ, जोन कमांडर चुनना असली प्राथमिकता नहीं है। राउंड 2 दूसरे दौर का एक छिपा हुआ मिशन है, लेकिन यह केवल लेवल 10 पर सक्रिय होता है। इसीलिए मैं शहर में नहीं रुका, मैं सीधे जंगल की ओर निकल पड़ता हूँ। स्टेलर रीम के जंगल पृथ्वी के जंगलों जैसे बिल्कुल नहीं है। पेड़ दर्जनों मीटर ऊंचे हैं, उनकी छतरियां आसमान को छुपा देती हैं। चमकदार काई हर टहनी से लिपटी है। हवा गर्म और नमी से भरी है। कहीं दूर से गहरी गुर्राहट गूंजती है। ये एक वास्तविक दुनिया है, कोई खेल नहीं, कोई भ्रम नहीं। हर पता, हर कीड़े की आवाज एक असली जीवित चीज है। मुझे जंगल के बाहरी छोर पर एक गोबलिन मिलता है और मैं एक पल में उसे चीर देता हूँ। लेकिन बाहरी घेरा बहुत विरल, कम आबादी वाला है। मैं जंगल के दिल में और गहराई से आगे बढ़ता हूँ, जहाँ गोबलिन के घोंसले झुंड के झुंड मौजूद हैं। कोई भी साधारण यात्री इसे देख सकता है। वे कभी बाहर नहीं निकल पाते। मैं मुस्कुराया। डेथ गॉड, मृत्युदेव की आंख सक्रिय हो जाती है, जो अंधेरे में हल्की नीली चमकती है। हर गॉबलिन बौना दानव का घातक कमजोर बिंदु साफ दिखाई देने लगता है। एक वार, एक शिकार। आधे घंटे बाद मैं लेवल 9 पर पहुंच जाता हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं अपने सभी एट्रीब्यूट पॉइंट्स, विशेषता अंक, फुर्ती, एजिलिटी में डाल देता हूँ। 1000 पुनर्जन्मों ने मुझे सिखाया है कि शुरुआती चरणों में आपका शरीर चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, एक ही घातक वार आपका अंत कर सकता है। लेकिन अगर आप काफी तेज हैं, तो कोई भी आपको छू नहीं सकता। तभी मुझे महसूस होता है मेरे पीछे कोई है। डेथ गॉड की आंख 2 जीवन संकेतों को पकड़ती है, एक पेड़ के पीछे और एक झाड़ियों में। मैं अपनी छोटी ब्लेड उठाता हूँ। बाहर आओ। पेड़ के पीछे से एक महिला बाहर आती है, एक ट्रैवलर, यात्री, फिर एक पुरुष उसके पीछे पीछे आता है। जैसे ही मैं उसका चेहरा देखता हूँ, मेरी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। जेनसु, मार्कस चिन का दाहिना हाथ, जीवित सबसे शक्तिशाली ट्रैवलर्स में से एक। पिछले जन्मों में वह डार्क नाइट ऑर्डर का एक मुख्य सदस्य था और उन सहयोगियों में से एक था जिन्हें मैं अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ। और वह महिला एक सेलिब्रिटी है जिसे यूना के नाम से जाना जाता है। समनर, आह्वानकर्ता, प्रतिभा की धारक और इस क्षेत्र में तीसरे नंबर की फाइटर बनने के लिए नियत। लेकिन मेरे पिछले सभी जन्मों के अनुसार मुझे उनसे इतनी जल्दी नहीं मिलना चाहिए था। यूना घबराहट में अपने हाथ जोड़ती है और सावधानी से कहती है, हमने आपको पहले राउंड में पहला स्थान पाते हुए देखा था। हम आपके साथ टीम बनाना चाहते हैं। मैं उन्हें मना कर देता हूँ, मुझे अभी किसी टीम की जरूरत नहीं है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे तेजी से लेवल अप करना है। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ता हूँ, मुझे यूना के पैर लड़खड़ाते हुए दिखते हैं। वह लगभग जमीन पर गिरने ही वाली होती है कि जेन उसे संभाल लेता है। वे एक दूसरे को देखते हैं। दोनों पूरी तरह से हिल चुके थे। वह आभा, कोई भी यूं ही गलती से पहला स्थान हासिल नहीं करता। मैं नहीं रुका, मैं और गहराई में जाता हूँ। कुछ और गॉब्लिन्स का सफाया करने के बाद मेरे द्वारा किए गए शोर से वेयरवुल्व्स, भेड़ियों का एक झुंड वहां आ जाता है। ये चांदी जैसे भूरे रंग के जीव गॉब्लिन्स से कहीं ज्यादा बड़े हैं। सीधे खड़े होने पर वे 2 मीटर से अधिक लंबे हैं और उनके हाथ पैर सख्त बालों से ढके हैं। लेकिन डेथ गॉड की आंख के जरिए उनके शरीर का हर कमजोर बिंदु एक निशाने की तरह चमक रहा है। मैं मुस्कुराते हुए गणना करता हूँ, लेवल अप करने के लिए यह बिल्कुल पर्याप्त है। दरांती घूमती है, खून की बौछार होती है। बधाई हो, लेवल 10 प्राप्त हुआ। शॉप, दुकान अनलॉक हो गई है। इन्वेंट्री में एंजेल ब्लड, देवदूत का रक्त पाया गया। हिडन टैलेंट, छिपी हुई प्रतिभा का जागरण सक्रिय करें। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं तुरंत हाँ चुनता हूँ। एंजेल ब्लड एक हल्की नीली लौ में बदल जाता है और मेरी हथेली में समा जाता है। पलक झपकते ही मेरी आत्मा की गहराइयों से शक्ति का एक कंपन पैदा करने वाला सैलाब फूट पड़ता है। जमीन पर मेरी परछाई मुड़ती मरोड़ती है और एक घने काले रंग की बड़ी दरांती स्काइथ का रूप ले लेती है। हिडन टैलेंट, डेथ गॉड, स्टेज 1 का जागरण पूरा हुआ। विशेष हथियार प्राप्त हुआ। सोल ईटर स्काइथ, आत्मा भक्षक दरांती। डेथ गॉड्स आई सक्रिय। इटर्नल नाइट डोमेन, अनंत रात्रि क्षेत्र। सोल रीप, आत्मा संचयन अनलॉक। डेथ मार्क प्राप्त हुआ। निशाने पर होने वाला नुकसान 120% बढ़ा। उपाधि प्राप्त हुई गॉड स्लेयर, देवताओं का संहारक। बोनस प्रभाव, दिव्य प्राणियों के खिलाफ 2 गुना नुकसान। मैं शॉप खोलता हूँ, एक ट्रैकिंग खोजने की स्किल पर 20,000 गोल्ड खर्च करता हूँ और इसे एक ऐसे व्यक्ति पर लॉक कर देता हूँ जिससे मैं बहुत लंबे समय से नफरत करता हूँ। हेक्टर मिंग, आश्चर्यजनक रूप से वह मुझसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। अच्छा है, लेकिन इससे पहले कि मैं उसके पीछे जाऊं, जंगल की गहराई में कहीं हलचल मच जाती है। राक्षस नहीं, इंसानी आवाजें। रुको, पूरी तरह से इंसानी नहीं, इसमें कुछ अधिक स्पष्ट और दिव्य आवाज घुली हुई है, जैसे हवा से बुने पेड़ों के बीच से पानी का झरना बह रहा हो। मैं उस आवाज का पीछा करता हूँ। विशाल फर्न के फैले हुए झाड़ झंखाड़ के बीच से गुजरते हुए आगे का दृश्य मुझे स्तब्ध कर देता है। ट्रैवलर्स के एक समूह ने किसी को घेर रखा है। हथियार बाहर हैं, चेहरे लालच और भूख से चमक रहे हैं। घेरे के केंद्र में एक युवा लड़की एक विशाल पेड़ की जड़ों के पास दुखी हुई है। वह इंसान नहीं है। चांदी जैसे सफेद बालों के बीच से नुकीले कान झांक रहे हैं। उसकी त्वचा इतनी पीली है कि लगभग पारदर्शी लगती है। उसके सफेद बाल खून से सने हैं। उसकी पन्ना जैसी हरी आंखें डर और विद्रोह से जल रही हैं। वह एक एल्फ परी जाति की जीव है। स्टेलर रीम, नक्षत्र लोक की मूल निवासी। 1000 पुनर्जन्मों की मेरी यादों में एल्फ इस महाद्वीप की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। वे प्रकृति के साथ सद्भाव
प्रभाव में रहते हैं, शक्तिशाली जादू और सदियों लंबी उम्र से समृद्ध हैं। लेकिन जैसे जैसे भगवान के ट्रायल्स परीक्षण आ रहे हैं, ट्रैवलर्स की लहरें स्टेलर रिम में बाढ़ की तरह आ रही हैं और एल्फ्स का क्षेत्र टुकड़ा टुकड़ा करके निगला जा रहा है। उनकी प्रजाति लगभग विलुप्त होने की कगार पर है और यह लड़की, मेरी डेथ गॉड की आंख उस पर घूमती है। उसकी जीवन शक्ति तेजी से घट रही है। कई घाव इतने गहरे हैं कि हड्डियां दिख रही हैं। लेकिन जो बात मुझे चौंकाती है वह है उसके भीतर उमड़ता जादू, एल्फ राज घराने की रक्त रेखा, ब्लड लाइन की शक्ति। अपने काम से काम रखो। नेता ट्रैवलर पीछे मुड़ता है, मुझे एक नजर देखता है और उसके हाव भाव बदल जाते हैं। वह स्पष्ट रूप से मुझे पहचानता है, लेकिन लालच डर पर भारी पड़ जाता है। यह एल्फ बहुत कीमती है। सिस्टम कहता है कि किसी दुर्लभ प्रजाति को मारने से विशेष पुरस्कार मिलते हैं। अगर तुम्हें भी हिस्सा चाहिए तो हम कुछ सौदा कर सके हैं। वह अपनी बात कभी पूरी नहीं कर पाता। मैं पहले से ही उसके सामने हूँ। सोल ईटर स्काइथ उसकी छाती के आर पार हो जाती है। चूंकि बाकी समूह मेरा नाम जानता है, वे आखिरकार प्रतिक्रिया करते हैं और एक साथ मुझ पर झपटते हैं, मानो वे कभी मेरा मुकाबला कर सकते हो। जंगल जल्दी ही शांत हो जाता है। मैं अपने चेहरे से खून पोंछता हूँ, आखिरी लाश से ब्लेड बाहर निकालता हूँ और उस एल्फ लड़की की तरफ मुड़ता हूँ। वह अभी भी जड़ों के पास दुबकी हुई है। जो कुछ उसने देखा उससे वह पूरी तरह सहम गई है। उसके होंठ थोड़े कांपते हैं, लेकिन वह कभी भी भीख नहीं मांगती। विद्रोही लेकिन ज्यादातर डरी हुई। उसकी आंखों में ट्रैवलर्स और आक्रमणकारी एक ही चीज है। मैं नीचे बैठ जाता हूँ, खुद को डरावना न दिखाने की कोशिश करते हुए पूछता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? वह कुछ पल के लिए शांत रहती है। नारी, उसकी आवाज फटी और कमजोर है। तुम्हारे घाव गहरे हैं, इन्हें इलाज की जरूरत है। मैं अपनी इन्वेंट्री से एक हीलिंग ऑयल, औषधि की शीशी निकालता हूँ और उसके सामने रख देता हूँ। नारी काफी देर तक उसे देखती रहती है, फिर एक कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाकर उसे ले लेती है। वह ढक्कन को दांतों से काटती है और तरल को अपने घावों पर डाल देती है। हरा तरल उसकी त्वचा में समा जाता है और घाव हमारी आंखों के सामने ही भरने लगते हैं। तुम्हारे लोगों का क्या हुआ? उसका शरीर अकड़ जाता है। मर गए, सिर्फ 2 शब्द, मानो इन्हें बोलने में उसकी सारी ताकत लग गई हो। जब आखिरी ट्रायल आया तो मेरे पिता हमारे घर की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। मेरी माँ 3 दिन पहले मारी गई। वह मुझे देखती है, हिचकिचाती है, फिर कहती है, आक्रमणकारियों द्वारा पूरा जेड फॉरेस्ट कबीला खत्म हो चुका है, सिर्फ मैं ही बची हूँ। एल्फ प्रजाति विलुप्त होने का सामना कर रही है। पिछले हर जन्म में राउंड 2 के दौरान मेरा कभी किसी जीवित एल्फ से सामना नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि मूल समय रेखा में नारी शायद अब तक मर चुकी होती। ये मैं ही था जिसने उन ट्रैवलर्स को खदेड़ कर उसकी किस्मत बदल दी। लेकिन किसी वजह से उसे शांत जिद के साथ अपना होंठ चबाते हुए देकर मेरे भीतर कुछ जागता है। 1000 पुनर्जन्म। मैंने अधिकांश लोगों की कल्पना से कहीं अधिक मृत्यु और निराशा देखी है। मेरा दिल बहुत पहले लोहे का हो चुका था, लेकिन इस वक्त मैं इस एल्फ लड़की को नहीं देख पा रहा हूँ जिसने सब कुछ खो दिया है। वह मुझे याद दिलाती है कि मैं कभी कैसा हुआ करता था। क्या तुम्हें पास में किसी और एल्फ बस्ती के बारे में पता है? नारी अपना सिर हिलाती है। जेड फॉरेस्ट आखिरी था। स्टेलर रीम में अब एल्फ्स का कोई घर नहीं बचा है। मैं कुछ पल के लिए शांत हो जाता हूँ, फिर मैं खड़ा होता हूँ। मेरे साथ आओ। वह ऊपर देखती है। उसकी हरी आंखें भ्रम से भरी हैं। मैं आभारी हूँ कि आपने मेरी मदद की, लेकिन मैं किसी ट्रैवलर के पीछे नहीं जाऊंगी। आपकी प्रजाति ने मेरा घर तबाह कर दिया, मेरे लोगों को मार डाला। मैं इस दुनिया को तबाह करने नहीं आया हूँ। मैं उसकी बात काट देता हूँ। मेरी आवाज सपाट है, लेकिन उसमें एक ऐसा वजन है जो बहस की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। मैं यहाँ देवताओं को खत्म करने आया हूँ। नारी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एल्फ की किंवदंतियों में देवता अछूते हैं। उन्होंने स्टेलर रीम को बनाया, उन्होंने ट्रायल्स को बनाया। किसी भी एल्फ, इंसान या किसी अन्य प्रजाति ने कभी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन नारी जानती है, ये वही देवता हैं जो इस दुनिया के हर जीवित प्राणी के साथ मवेशियों की तरह व्यवहार करते हैं, मानो वे सभी केवल ट्रैवलर्स द्वारा मारे जाने के लिए ही मौजूद हों। और फिर भी उसके सामने खड़ा यह ट्रैवलर देवताओं को मारने की बात ऐसे कर रहा है जैसे यह दुनिया की सबसे आम बात हो। तुम पागल हो। शायद। मैं उसे पलट कर देखता हूँ। लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर विकल्प है? नारी शांत रहती है, फिर धीरे धीरे दर्द सहते हुए वह खुद को पैरों पर खड़ी करती है और मेरे पीछे लड़खड़ाते हुए चल देती है। मेरा नाम नारी एल्विन है। उसकी आवाज में एक शांत विद्रोह है। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रही हूँ, बस मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता, लेकिन मेरे होंठों का कोना थोड़ा उठ जाता है। शायद यह पुनर्जन्म वह है जहाँ मैं आखिरकार किसी देवता को मारने का रास्ता ढूंढ ही लूंगा। जैसे ही हम जंगल से गुजरते हैं, मैं एक पल के लिए भी अपने लेवलिंग की गति को धीमा नहीं करता। उसकी रिकवरी, सुधार मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज है। शाही एल्फ रक्त रेखा उसे एक ऐसी उपचार क्षमता देती है जो किसी भी इंसान से कहीं बेहतर है। महज आधे घंटे के भीतर वह अपने दम पर चल रही है। मुझे जो बात और भी हैरान करती है वह है उसकी लड़ने की क्षमता। जब गॉब्लिन्स का एक झुंड झाड़ियों से बाहर निकलता है तो नारी स्वाभाविक रूप से अपना हाथ उठाती है और जमीन से एक गहरी हरी बेल फूट पड़ती है जो हवा में ही 2 गॉब्लिन्स को जकड़ लेती है। प्रकृति की शक्ति, एल्फ्स का जन्मजात जादू। उसकी चोटों के कारण यह जादू केवल 3 सेकंड में ही टूट जाता है, लेकिन यह उसकी क्षमता के बारे में सब कुछ बयां कर देता है। तुम अभी भी लड़ सकती हो। एल्फ्स बाहरी लोगों के सामने कमजोरी नहीं दिखाते। जब वह यह कहती है तो अपनी ठुड्डी ऊपर उठा लेती है, लेकिन उसका चेहरा कागज की तरह सफेद है। वह बस हिम्मत दिखाने का नाटक कर रही है। मैं कुछ नहीं कहता। मैं मुड़ता हूँ और बिना एक शब्द बोले बचे हुए गॉब्लिन्स का सफाया कर देता हूँ। तभी ट्रैकिंग स्किल से एक सिग्नल पिंग आता है।
कोई पास में है। मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। यहीं रुको, हिलना मत। नारी अपनी भौहें सिकोड़ती है। तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ पुराने हिसाब चुका करने। हेक्टर मिंग, वह नाम मेरे 1000 पुनर्जन्मों में से लगभग हर एक में सामने आता है। वह दर्द, पिछले जन्मों में उसने मुझे 1 से अधिक बार धोखा दिया और मेरे सबसे करीबी लोगों को 1 से अधिक बार चोट पहुंचाई। मैं उसे संभलने का मौका नहीं देता। मेरा शरीर टिमटिमाता है और घने जंगल में गायब हो जाता है। वह सबसे घटिया इंसान है जिसे मैं कभी मिला हूँ। कोई मुकाबला ही नहीं है। धोखा देना, पीठ में छुरा घोंपना, किसी के गिरे होने पर उसे लात मारना, वह जो है उसके लिए ये शब्द भी बहुत हल्के लगते हैं। मेरे 7वें पुनर्जन्म में उसने सिर्फ एक गियर उपकरण के लिए मेरी लोकेशन बेच दी और मुझे घेर कर मरवा दिया। पुनर्जन्म 123 में जब मैं घायल पड़ा था, उसने अपने हाथों से मेरा गला रेत कर मेरा काम तमाम कर दिया था। पुनर्जन्म 409 में उसने खुद जिया को मार डाला था। उसकी चीखें आज भी मेरे बुरे सपनों में गूंजती हैं। 1000 चक्र, एक भी अपवाद नहीं। चाहे मैं टाइमलाइन को कितना भी बदल दूं, चाहे मैं उसे कितने भी मौके दूं, ये आदमी अंदर तक सड़ चुका है। इंसानी चेहरे वाला एक राक्षस। इसलिए अपने 500वें पुनर्जन्म से मैंने हिचकिचाना बंद कर दिया। हर जीवन में अगर मैं हेक्टर मिंग को देखता हूँ तो देखते ही गोली मार देता हूँ या जान से मार देता हूँ। जंगल की गहराई में एक शिकार पहले से ही चल रहा है। यूना का बायां पैर कट चुका है, घाव हड्डी तक गहरा है, खून से उसकी आधी पैंट भीग चुकी है। वह एक पेड़ के सहारे टिकी है। उसका चेहरा पूरी तरह बेजान हो चुका है। खून की कमी से उसके होंठ हल्के बैंगनी पड़ गए हैं। जेन उसके सामने खड़ा है। उसकी छोटी ब्लेड उठी हुई है। उसके हाथों की पकड़ ढीली हो रही है और खून बह रहा है, लेकिन उसकी आंखें नहीं डगमगाती। और उनके सामने हेक्टर मिंग और उसके 6 आदमी धीरे धीरे घेरा छोटा कर रहे हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं है। तो हम सिर्फ भागने के लिए रह गए हैं? हेक्टर मुस्कुराता है। उसके होंठ से घास का एक तिनका लटक रहा है। अच्छे बच्चे बनकर रहो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। हे स्वीट हार्ट, तुम दिखने में बुरी नहीं हो। मेरे साथ रहो और तुम यहाँ किसी रानी की तरह राज करोगी। चुप रहो। जेन की आवाज बर्फ जैसी ठंडी है। ओह, जरा इसकी रीढ़ की हड्डी तो देखो। हेक्टर अपना सिर झुकाता है। उसकी आंखों में क्रूरता की एक चमक औंध जाती है। तो फिर पहले इसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ते हैं, इसे साफ साफ मरोड़ देते हैं और देखते हैं कि यह सच में कितनी मजबूत है। चाहो आदमी एक साथ आगे बढ़ते हैं। जिन कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। उसकी तलवार पहले 2 बार रोक देती है, लेकिन तीसरे आदमी का भाला उसके कंधे के पार हो जाता है। चौथे आदमी की लोहे की छड़ उसकी पीठ पर जोर से लगती है। वो एक घुटने पर आ जाता है, दांत भींचे हुए, गिरने से साफ इनकार करते हुए। हेक्टर टहलता हुआ उसके पास आता है। उसके सामने विशालकाय खड़ा हो जाता है। अभी भी लड़ रहे हो? वह अपना पैर उठाता है और उसे जेन के घाव पर कुचल देता है। जेन के मुंह से एक दबी हुई कराह निकलती है। उसके माथे की नसें उभर आती हैं, लेकिन उसके मुंह से एक भी चीख नहीं निकलती। दिलचस्प है। हेक्टर अपना पैर पीछे खींचता है और यूना की तरफ देखने के लिए मुड़ता है। चूंकि यह सहयोग नहीं करेगा, वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। एक बिल्कुल काली दरांती साइथ चुपचाप उसकी गर्दन पर टिक जाती है। उसकी धार उसकी कैरोटिड धमनी, कैरोटाइड आर्टरी से 1 मिलीमीटर से भी कम दूरी पर है। हेक्टर एकदम सुन्न हो जाता है। उसे किसी के पास आने का एहसास तक नहीं हुआ। जड़, एक भी कदम की आवाज नहीं, कोई हवा नहीं, हवा में कोई हलचल नहीं, जैसे मौत खुद खाली जगह से सघन होकर प्रकट हो गई हो। मेरी आवाज उसके पीछे से आती है, उतनी ही शांत जितनी की मौसम की भविष्यवाणी। हिलना मत। लेकिन उस दरांती पर धड़ते हुए धुंधले नीले रून रून कुछ ऐसा बिखेर रहे थे जो किसी भी इंसान की हड्डियों को कंपा दे। सिर्फ मारने का इरादा नहीं, वह खुद मौत की गंध थी। हेक्टर के सभी 6 आदमी ठहर जाते हैं। उनके चेहरों का घमंड तुरंत डर में बदल जाता है। वे उस हथियार को पहचानते हैं। पहले दौर में हर किसी ने उस कहानी को सुना था। सोल ईटर साइथ, आत्मा भक्षक दरांती, ब्लैक साइथ का हथियार, पहले दौर का नंबर 1 चैंपियन। वह ब्लैक साइथ है। उनमें से एक आदमी कांपती आवाज में कहता है। हेक्टर का गला सूख जाता है। उसकी कनपट्टी से ठंडा पसीना नीचे बहता है और हथियार की धार के पिछले हिस्से पर गिरता है। एक हल्की छनछनाहट की आवाज होती है, जैसे कोई चीज धातु को पिघला रही हो। वह जबरदस्ती मुस्कुराता है। उसकी आवाज से अचानक झूठी हमदर्दी टपकने लगती है। अरे चलो आपस में बात कर लेते हैं। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे बीच का कर्ज इतना बड़ा है कि तुम एक जीवन काल में भी नहीं चुका सकते। हेक्टर की पुतलियां बुरी तरह से कुड़ जाती हैं। क्या हम पहले मिले हैं? तुम्हें सिर्फ एक बात जानने की जरूरत है। मैं दरांती को पीछे खींचता हूँ और एक कदम पीछे हटा हूँ। हेक्टर को लगता है कि वह बचकर निकल रहा है। दूरी बनाने की छटपटाहट में उसका शरीर स्वाभाविक रूप से आगे की तरफ झपटा है, लेकिन आधा कदम चलने के बाद ही वह ठिठक जाता है क्योंकि वह नीचे देखता है। उसका दायां हाथ गायब है। वह जम जाता है क्योंकि वह नीचे देखता है और पाता है कि उसका दायां हाथ बस गायब हो चुका है। कटा हुआ हिस्सा आईने की तरह सपाट है। अभी खून की एक बूंद भी नहीं टकी है। आज तुम्हारी मौत होगी। फिर खून का बांध टूटा है। वह फूट पड़ता है। हेक्टर चीखता है और लड़खड़ाते हुए पीछे हटा है। उसका बायां हाथ उसकी कलाई को कसकर पकड़े हुए हैं। उसके 6 आदमी आखिरकार होश में आते हैं और अपनी आदत के अनुसार अपने हथियार उठाते हैं, लेकिन उनकी हरकतें मुझे थमी हुई सी लगती हैं। डेथ गॉड की आंख, मृत्यु देव की दृष्टि सक्रिय हो जाती है। 6 शरीर, हर एक घातक बिंदु साफ चमक रहा है। दिल, रीढ़ की हड्डी, कनपटी, हर एक कमजोर बिंदु एक धुंधले नीले निशान के नीचे लॉक हो चुका है। मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले आदमी की आंखों के सामने काले रंग की एक औंध आती है और फिर उसे अपनी गर्दन पर एक ठंडी लकीर महसूस होती है। वह नीचे देखता है। कटे हुए हिस्से से खून की धार बह रही है। इससे पहले कि वह उसे ढकने के लिए अपना हाथ भी उठा पाता, उसके पैर जवाब
दे जाते हैं। दूसरा आदमी मुंह पर पलटवार करता है। उसकी तलवार अभी मेरे चेहरे से 3 इंच दूर ही होती है कि उसका हाथ कटकर दूर जा गिरता है। फिर दरांती चलती है, एक साफ सीधे वार के साथ उसे कमर से 2 टुकड़ों में काट देती है। तीसरे और चौथे आदमी एक साथ दोनों तरफ से झपटे हैं। मैं बचता नहीं हूँ, मैं सीधा अंदर की तरफ हमला करता हूँ। 100 लीटर साइथ हवा में एक आधे चांद जैसा आकार बनाती है और अपने पीछे धुंधली नीली रोशनी की एक लकीर छोड़ जाती है। दोनों आदमी 2 अलग अलग हिस्सों में कटकर गिर जाते हैं। आखिरी आदमी, जो उन सब में सबसे विशालकाय था, महसूस करता है कि उसके पैर कांप रहे हैं। उसका हथियार उसकी उंगलियों से फिसल जाता है। वह घुटनों के बल गिर पड़ता है। कृपया मुझे बख्श दो। 100 लीटर साइथ चलती है। मुझे बख्श। शुरू से अंत तक 4 सेकंड से भी कम समय। 6 लाशें। खून की गंध पूरे जंगल में फैल जाती है। हेक्टर पते की तरह कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। वे 6 आदमी, उनमें से हर एक पहले दौर में जीवित बचा था। उसमें से हर एक के पास मानवीय सीमाओं से परे ताकत और फुर्ती थी, लेकिन इस आदमी के सामने वे कागज जितने कमजोर थे। हेक्टर को आखिरकार एक सच्चाई समझ आ जाती है। उसके सामने खड़ा आदमी एक बिल्कुल अलग ही दुनिया का जीव है। तुम मुझे नहीं मार सकते, वह रोते चिल्लाते हुए गला फाड़कर चीखता है। घमंड और उपहास का नामो निशान मिट चुका है, जिसकी जगह साफ डर और जिंदा बचने की बेताब चाहत ने ले ली है। अगर आबादी घटेगी तो मिशन पूरा करने का कोटा कम हो जाएगा। मुझे मारने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हूँ। मेरे हर एक कदम के साथ हेक्टर एक कदम पीछे खिसकता है। उसकी पीठ एक पेड़ से टकराती है। अब कहीं जाने का रास्ता नहीं बचा। कृपया। उसकी आवाज ऐसे टूटी है जैसे किसी चूहे का गला भींच दिया गया हो। मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। मेरे पास जानकारियां हैं। मैं हर किसी के बारे में बातें जानता हूँ। मैं कर सकता हूँ। और तुम क्या कर सकते हो? मैं उसके सामने रुका हूँ और नीचे देखा हूँ। मौत। हेक्टर की जिंदगी की डोर हवा में मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रही है। गॉड की आंख, कमजोर और दयनीय, किसी भी पल बुझने के लिए तैयार। तुम 7वें जीवन में मेरी लोकेशन का सौदा कर सकते हो। तुम 123वें या 409वें जीवन में मेरा गला रेत सकते हो। मैं नीचे झुका हूँ। दरांती की नोक उसकी ठुड्डी के नीचे टिक जाती है। ब्लेड की नोक उसकी ठुड्डी के नीचे। मेरी बहन को काट डाला, ठीक मेरे सामने। हेक्टर की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि मैं क्या हूँ, लेकिन मेरी आंखों की नफरत, ठंडी और पूर्ण, उसकी रूह को कंपा देती है। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हेक्टर सुबकता और बिलखता है। उसका चेहरा आंसुओं और नाक से सना हुआ है। मैं कसम खाता हूँ, मुझे नहीं पता। हम कभी नहीं मिले। कृपया मुझे जाने दो। मैं कभी। तुम सही कह रहे हो, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि वे चीजें अभी तक हुई ही नहीं है। मैं खड़ा होता हूँ। दरांती उठती है। हेक्टर की चीख बीच में ही कट जाती है। शरीर से भूरे रंग की आत्मिक ऊर्जा का एक ढेर ऊपर उठा है, जिसे 100 लीटर साइथ सोख लेती है। मैं बिना किसी भाव के जमीन पर पड़ी 7 लाशों को देखता हूँ। जैन और यूना ने शुरू से अंत तक यह सब देखा है। यूना का चेहरा सफेद पड़ चुका है। वह अपना मुंह ढक लेती है, अपने गले में उठने वाली मतली को रोकते हुए। मारने का वह खौफनाक, भावनाहीन तरीका, जैसे चींटियों की कतार पर पैर रख देना, जिन थूक निकलता है। वे दोनों आभार व्यक्त करने के लिए जल्दी से झुकते हैं, लेकिन दोनों ही स्वाभाविक रूप से दूरी बनाए रखते हैं। हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। जैन की आवाज थोड़ी भारी है। वह हिचकिचाता है, फिर खुद को रोक नहीं पाता। तुम और वह आदमी, ऐसा लगा जैसे यह कोई निजी मामला था। एक शब्द भी नहीं, कोई और स्पष्टीकरण नहीं। जैन इतना समझदार है कि वह बात को आगे न बढ़ाए। हमारे रास्ते अलग होने के बाद मैं वहीं लौटा हूँ जहाँ मैंने सब कुछ छोड़ा था। नारी अभी भी वहीं है, एक पेड़ से टिकी हुई, इंतजार कर रही है। जैसे ही वह मुझे देखती है, उसकी पन्ना जैसी हरी आंखें थोड़ी सी टिमटिमाती हैं। फिर उसकी नजर मेरे कपड़ों पर जाती है, मेरे हाथों पर, मेरे चेहरे पर लगे गहरे लाल धब्बों पर। तुम खून से लथपथ हो, मेरा नहीं है। मुझे पता है कि यह तुम्हारा नहीं है। वह रुकी है। हरी आंखें शांत और स्थिर हैं। साथ कुछ सेकंड की खामोशी। वे इसी के हकदार थे, वे इसी के लायक थे। वह पास की एक चौड़ी फर्न की पत्ती उठाती है, उसे झरने के पानी में भिगोती है और पास आती है। अपना सिर नीचे करो। किस लिए? तुम्हारे चेहरे पर खून लगा है। मैं नीचे झुका हूँ। अपना सिर नीचे करो। वह अपने पैरों की उंगलियों के बल खड़ी होती है और नम पत्ती का उपयोग करके मेरे गाल से खून को धीरे से पोंछती है। वह नहीं पूछती कि मैंने उन्हें क्यों मारा, नहीं पूछती कि वे कौन थे। न कोई डर, न कोई घृणा, जैसे यह दुनिया की सबसे सामान्य बात हो। वह बाहर गया, उन लोगों को मारा जो इसी के लायक थे, वापस आ गया, चेहरे पर खून लगाकर वापस आया। बस इसे साफ कर दो, बस इतना ही हो गया। वह पीछे हटती है और अपने काम को देखती है। अभी भी थोड़ा लगा है, रहने दो, ये ऐसे नहीं निकलेगा। जब हम वापस जाएंगे तो इसे अच्छे से धो लेंगे पानी से। धन्यवाद। किस लिए? वो अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है। उसके कानों के किनारे हल्के गुलाबी हो गए हैं। चलो चलें। क्या तुम्हें अभी भी लेवलिंग नहीं करनी है? मैं बिना कुछ बोले उसे आगे बढ़ते हुए देखता हूँ, फिर उसके पीछे चल देता हूँ। अगले कुछ समय के दौरान नारी और मैं मिलकर मॉन्स्टर्स, दानवों को खत्म करते हैं और एक साथ लेवल आगे बढ़ाते हैं। इस दौरान मुझे स्टेलर रेल्म की स्थिति के बारे में और अधिक जानने को मिलता है। एल्व्स का पतन केवल ट्रैवलर, यात्रियों के आक्रमणों के कारण नहीं हुआ था। उससे बहुत पहले ही एंजल्स, देवदूतों ने व्यवस्थित तरीके से हर मूल प्रजाति को कमजोर करना शुरू कर दिया था। ट्रैवलर्स के आने से पहले ही एंजल्स हर मूल प्रजाति की शक्ति को छीनने के लिए एक सुनियोजित अभियान चला रहे थे। एल्व्स के पवित्र पेड़ को जहर दे दिया गया था। ड्वार्फ्स, बौनों की अयस्क खानों को सील कर दिया गया था। बीस्ट मैन, पशु मानवों के क्षेत्र को जबरन सिकोड़ दिया गया था। ये सब देवताओं की बिसात पर चल रहा था। एल्व्स के पास एक भविष्यवाणी है। हम चलते हुए कहते हैं, अंतिम
हिसाब किताब के बारे में। नारी के कदम वहीं ठिठक जाते हैं। तुम्हें यह कैसे पता? मैं बहुत सी बातें जानता हूँ। एल्व्स की प्राचीन कथाओं में जब हर प्रजाति की रोशनी को देवताओं द्वारा निगल लिया जाएगा, तब पिंजरे के भीतर से एक आत्मा आसमान को चीर देगी और अंतिम न्याय लेकर आएगी। उस युद्ध का परिणाम ही भाग्य का फैसला करेगा। पिंजरे के भीतर से एक आत्मा नारी धीरे से इन शब्दों को बुदबुदाती है। उसकी पन्ना जैसी आंखें मेरी तरफ मुड़ती हैं। तुमने कहा था कि तुम यहाँ देवताओं से लड़ने आए हो। तुम ही भविष्यवाणी वाले व्यक्ति हो। किसी नतीजे पर मत पहुंचो। मैं उसकी बात बीच में ही काट देता हूँ। 1000 पुनर्जन्मों के दौरान मैंने यह पुष्टि की है कि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ। वोटिंग, मतदान का समय जल्दी ही आ जाता है। सभी ट्रैवलर्स को एक जोन कमांडर चुनने के लिए शुरुआती बिंदु पर वापस बुला लिया जाता है। स्टोन झाओ नाम का एक विशालकाय आदमी, जिसका आपराधिक बैकग्राउंड था और जिसने पहले दौर में केवल अपनी ताकत के बल पर कई लोगों को मारा था, इस समय हर किसी को डरा धमकाकर अपने पक्ष में वोट देने के लिए मजबूर कर रहा था। वह मुझे वापस आते हुए देखता है और पूरे गुस्से के साथ मेरी तरफ बढ़ता है। मेरे सामने झुक जाओ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मैं 100 लीटर साइट निकालता हूँ। स्टोन झाओ मौत की गंध बिखेरने वाले इस हथियार पर एक नजर डालता है और उसका ठंडा पसीना छूट जाता है। उसे आखिरकार एहसास होता है कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। ऐसा है क्या? स्टोन झाओ अपने दांत भींचता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। मेरे पीछे हटने का कारण यह है कि मुझे उसका जोन कमांडर बनना जरूरी है। तीसरे दौर में मैं उसके कमांड ओवरराइड, कमांड बदलने की शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जोन कमांडर के रूप में उसकी जरूरत है। तीसरे दौर में उसका कमांड ओवरराइड मेरे लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। अंतिम वोट आते हैं। स्टोन झाओ को जोन कमांडर चुन लिया जाता है और एंजल, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, सार्वजनिक रूप से कमांडर के कमांड ओवरराइड की सीमाओं की घोषणा करता है। इसका उपयोग केवल 10 बार किया जा सकता है और इसे किसी ऐसे ट्रैवलर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिसका टैलेंट अनलॉक हो चुका हो। स्टोन झाओ का चेहरा पीला पड़ जाता है। फिर एंजल घोषणा करता है कि इस जोन में हिडन टैलेंट अवेकनिंग, छिपी हुई शक्ति को जगाना, पूरा करने वाला एकमात्र ट्रैवलर वही है, ब्लैक साइड। जोन की हर एक आंख मेरी तरफ घूम जाती है। जो वे नहीं जानते वो यह है कि इसका मतलब यह है कि मैं इकलौता ऐसा इंसान हूँ जिसे जोन कमांडर नियंत्रित नहीं कर सकता। सभी आत्माओं को वापस पृथ्वी पर भेजे जाने से पहले मैं आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता हूँ जहाँ नारी खड़ी है। वह कोई ट्रैवलर नहीं है। उसे वापस नहीं खींचा जाएगा, वह यहीं पीछे रह जाएगी। मैं अगले दौर में वापस आऊंगा। नारी वह दूसरी तरफ मुड़ जाती है, जैसे उसने सुना ही ना हो। लेकिन मैं ध्यान देता हूँ कि उसके कानों के किनारे गुलाबी हो गए हैं। कमरे में वापस असली दुनिया। मैं आराम नहीं करता। समय कम है। मुझे किसी को ढूंढना है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति। मियाई, क्या वे साथी जिन्हें मुझे अपने साथ जोड़ना है? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास एक अनोखी गुप्त प्रतिभा है, गार्जियन, रक्षक, जो आसपास के सभी साथियों के सभी स्टैट्स, एयर स्टैट्स को 50% बढ़ा देती है। उसके पास गार्जियन रून भी है जो अधिकतम 5 लक्ष्यों के लिए एक सुरक्षा ढाल तैयार करता है। टीम कॉम्बैट, सामूहिक लड़ाई में इस तरह की क्षमता अमूल्य है। पिछले जीवन की यादों के आधार पर मिया को इस समय एक डेजर्ट शॉप, मिठाई की दुकान में काम करना चाहिए। मैं उसे जल्दी ही ढूंढ लेता हूँ। काउंटर के पीछे एक लड़की अपने बालों की पोनीटेल बनाए केक पैक करने में व्यस्त है। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ वह ऊपर देखती है और आंखें झपकाती है। तुम मेरे क्लासमेट हो ना, काई? लिन? मैं ऐसा नाटक करता हूँ जैसे मैंने उसे अपनी जिंदगी में पहले कभी देखा ही ना हो। ये जरूरी है। पिछले जन्मों के अनुभवों ने मुझे सिखाया है कि अगर मैं तुरंत बहुत ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश करूंगा तो उसे शक हो जाएगा। लेकिन अगर उसे लगता है कि यह एक अप्रत्याशित पुनर्मिलन, रियूनियन है, तो वो बहुत आसानी से खुलकर बात करती है। माफ करना, मुझे तुम ठीक से याद नहीं हो। मिया के चेहरे पर बस एक पल के लिए दुख का भाव आता है और फिर वह मुस्कुरा देती है। कोई बात नहीं, मुझे भूलना आसान है। मैं आपके लिए क्या लाऊं? मैं एक तिरामिसू का ऑर्डर देता हूँ और फिर पैसे देते समय चुके से उसे अतिरिक्त पैसे थमा देता हूँ। ये बहुत ज्यादा है। इसे अपनी कड़ी मेहनत के लिए टिप समझो। मिया हैरान रह जाती है। कुछ और इत्तेफाकन मुलाकातों के बाद हम जल्दी ही एक दूसरे के कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। वह एक सीधी सादी लड़की है, लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेती है। यही उसकी ताकत भी है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। एक ग्रुप डिनर के दौरान वह खुद मुझे अपनी क्षमता के बारे में बताती है। सभी स्टैट्स में 50% की बढ़त। ये तो अविश्वसनीय है। मैं वास्तविक आश्चर्य के साथ उसके एट्रीब्यूट पैनल को देखते हुए कहता हूँ। वह शर्मा जाती है। ये वास्तव में उतना प्रभावशाली नहीं है। मैं तो लड़ भी नहीं सकी। उसे अंदाजा भी नहीं है कि वह क्षमता वास्तव में कितनी भयानक है। राउंड 1 में मुझे एक रैंडम गोल्ड एग, सुनहरा अंडा मिला था। इसका पे आउट रैंडम होता है, लेकिन किस्मत केवल इस बात को प्रभावित करती है कि कितने सिक्के गिरेंगे। मिया के बूस्ट के साथ परिणाम बिना किसी संदेह के अधिकतम हो जाता है। उसके बूस्ट और स्लॉटर रून के संयुक्त प्रभाव में मैं रैंडम कॉइन पाउच खोलता हूँ। 9,999 सोने के सिक्के, अधिकतम पे आउट। 1000 पुनर्जन्मों में मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। मिया मुझे एक चमकता हुआ बैंगनी क्रिस्टल भी सौंपती है, एक मैजिक क्रिस्टल। वह कहती है कुछ ऐसा जो उसे ट्रायल के दौरान अचानक मिल गया था। ये सुंदर है, वह कहती है। सुंदर है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह क्या करता है। मैं क्रिस्टल को देखता हूँ और मेरे सीने में एक तूफान सा उठ जाता है। एक बैंगनी मैजिक क्रिस्टल, 7 प्रकारों में से सबसे दुर्लभ, सबसे अनमोल। लेवल 20 पर सॉकेटिंग फंक्शन अनलॉक होते ही यह एक साथ हर एक स्टैट को बढ़ा देता है। खेल के अंतिम चरण, लेट गेम में इस चीज की कीमत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता।
होगा। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मिया मुस्कुराती है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, एक पत्थर कुछ भी नहीं है। उसे अंदाजा नहीं है कि यह पत्थर एक खजाना है। जल्दी ही राउंड 3 शुरू होता है। जिस पल मेरी आत्मा खींची जाती है, मुझे कुछ अलग महसूस होता है। इस बार मंजिल पिछले राउंड का पत्थरों का शहर नहीं है। यह ऊंची दीवारों से घिरा एक किला है। इसके केंद्र में एक विशाल क्रिस्टल अवशेष रेलिक खड़ा है। इस राउंड में हमें फिर से जोन में विभाजित किया गया है। मेरे जोन के यात्रियों को किले के अंदर छोड़ा जाता है। हम 4900 लोग हैं। एक एंजल देवदूत नीचे आती है और मुस्कुराते हुए उन नियमों की घोषणा करती है जिससे हर कोई डरता है। अवशेष की रक्षा करें, इसे 3 घंटे तक सुरक्षित रखें और आगे बढ़ें। 1250 लोग आगे बढ़ेंगे, 3/4 बाहर हो जाएंगे। नियम सरल है। हर 30 मिनट में राक्षस शहर पर हमलों की एक लहर वेव शुरू करते हैं। यात्रियों का काम इसका बचाव करना है। अंतिम रैंकिंग किल काउंट मारे गए राक्षसों की संख्या पर आधारित होगी। टॉप 1250 जीवित रहेंगे, बाकी मर जाएंगे। स्टोन झाओ इसे तुरंत समझ जाता है। जो सबसे ज्यादा राक्षसों को मारेगा वह जीतेगा, और चूंकि उसके पास कमांड ओवरराइड आदेश बदलने का अधिकार है, इसलिए इस राउंड को नियंत्रित करना उसके लिए आसान होना चाहिए। लेकिन तभी एंजल के अगले शब्द उसे ठंडे पानी में धकेल देते हैं। जोन कमांडर इस राउंड में कमांड ओवरराइड का उपयोग कर सकता है। हालांकि यदि कमांडर किसी यात्री द्वारा मारा जाता है तो कातिल तुरंत कमांडर का पद हासिल कर लेगा। यदि जोन कमांडर किसी यात्री द्वारा मारा जाता है तो हत्यारे को यह पद मिल जाएगा और 10 कमांड ओवरराइड के उपयोग पूरी तरह से रीसेट हो जाएंगे। कमरे की हर एक ठंडी सोची समझी नजर स्टोन झाओ पर टिक जाती है। मैं उसके पास जाता हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ मारने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें जिंदा रख सकता हूँ, लेकिन तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। उसका घमंड उस पर हावी हो जाता है। वह मना कर देता है। मुझे पहले से ही इसका अंदाजा था। तो इस मोड़ से आगे तुम जियो या मरो, ये मेरी समस्या नहीं है। जब बाकी लोग कमांडर के पद के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं, मैं पहले ही किला छोड़कर सीधे जंगल की ओर निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नारी अभी भी वही है। यकीनन जेड फॉरेस्ट के खंडहरों में मैं उसे ढूंढ लेता हूँ। वह एक मृत पवित्र पेड़ के नीचे अकेली बैठी है। उसके पास सूखे फूलों का एक गुच्छा है। मृतकों को सम्मान देने का एल्वन तरीका। तुम वापस आ गए। उसका लहजा सपाट है, लेकिन मैं उसकी आंखों के कोनों में लाली नोटिस करता हूँ। मैंने कहा था कि मैं आऊंगा। वह थोड़ा सिर हिलाती है। मेरे साथ चलो, ट्रायल जोन पास ही है। मुझे लेवल बढ़ाने ग्राइंड की जरूरत है, और अगर तुम यहाँ रही तो यात्रियों की अगली लहर तुम्हें ढूंढ लेगी। नारी खड़ी होती है, अपनी स्कर्ट से धूल झाड़ती है। मैं इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं डरी हुई हूँ। मुझे पता है मेरे पास जाने के लिए कोई बेहतर जगह नहीं है। मुझे पता है। वह नापसंदगी की एक हल्की सी आवाज निकालती है और आगे बढ़ जाती है। गलत रास्ता। मैं विपरीत दिशा में इशारा करता हूँ। नारी के कानों के सिरे गहरे लाल हो जाते हैं। वह बिना एक शब्द बोले मुड़ जाती है। ट्रायल जोन में वापस आकर मैं खुद को कड़ी मेहनत से लेवल अप करने में झोंक देता हूँ। राउंड 3 में राक्षसों की संख्या बहुत ज्यादा है। ट्रिपल एक्सपीरियंस, तिगुना अनुभव बोनस के साथ मिलकर इसकी गति और दक्षता चौंकाने वाली है। हर बार जब सोल ईटर साइट आत्माभक्षी हंसिया शिकार करता है तो सोल री प्रतिभा अपने आप आत्मा की ऊर्जा के एक हिस्से को खींच लेती है, जिससे मेरे स्टैट्स स्थायी रूप से बढ़ जाते हैं। नारी पास से फटी आंखों से देखती है, क्योंकि सोल रीप लगातार आत्मा की ऊर्जा को खींच रहा है, जिससे मैं स्थायी रूप से मजबूत हो रहा हूँ। नारी अविश्वास से देखती है। तुम किस तरह के राक्षस हो? मौत के देवता यमराज? तुम मजाक कर रहे हो? नहीं। वह कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। एल्फ की कहानियों में मौत का देवता जैसी कोई अवधारणा नहीं है। हमारा मानना है कि आत्माएं जीवन के पेड़ ट्री ऑफ लाइफ में लौट आती हैं, शायद, लेकिन एक मौत का देवता इस समय तुम्हारे सामने खड़ा है। नारी दूसरी तरफ मुड़ जाती है और अपनी एल्फ भाषा में बुदबुदाती है, जिसे मैं समझ नहीं पाता। तीसरी लहर खत्म होने तक मैं लेवल 20 पर पहुंच जाता हूँ। सिस्टम एक नया फंक्शन अनलॉक करता है, सॉकेटिंग। मैं तुरंत मिया द्वारा दिए गए बैंगनी मैजिक क्रिस्टल को 100 लीटर साइड में लगा सॉकेट देता हूँ। ब्लेड पर एक हल्का बैंगनी पैटर्न उभर आता है। हर एक स्टैट एक साथ बढ़ जाता है। इसी समय डेथ गॉड प्रतिभा का दूसरा चरण अनलॉक हो जाता है। इटर्नल नाइट डोमेन, अनंत रात का क्षेत्र पूरी तरह से खुल जाता है। नया स्किल अनलॉक हुआ, नाइट ऑफ डेथ, मौत की रात, जो 1 किलोमीटर के दायरे को स्थायी अंधेरे में बदल देता है। उस अंधेरे के अंदर डेथ गॉड की आक्रमण शक्ति, अटैक पावर, दोगुनी हो जाती है और आक्रमण की गति 50% बढ़ जाती है। डेथ गॉड के अलावा बाकी सभी लक्ष्यों की दृष्टि बेहद सीमित हो जाती है। डेथ गॉड रून प्राप्त हुआ। दिन के दौरान आक्रमण शक्ति प्लस 100%, रात में आक्रमण की गति अतिरिक्त 50% बढ़ जाती है। क्यू नाइट ऑफ डेथ, एक पल में मेरे केंद्र से 1 किलोमीटर के भीतर प्रकाश का हर स्रोत गायब हो जाता है। आसमान बिल्कुल काला हो जाता है। केवल मेरी आंखें एक हल्की नीली चमक के साथ जलती हैं। गोबलिन्स की चौथी लहर अंदर आती है और अंधेरे में समा जाती है। इटर्नल नाइट डोमेन के अंदर वे हर दिशा में अंधे होकर लड़खड़ाते हैं और मैं 100 लीटर साइट के साथ उस अंधेरे में घूमता हूँ। अंधेरे में चलते हुए एक मौत के देवता की तरह हर बार जीवन की एक सटीक फसल काटता है। उस काले घेरे में से सिर्फ गोबलिन्स की मरती हुई चीखें और हवा को चीरते हुए हंसिए की आवाज आती है। नारी अंधेरे के किनारे पर खड़ी है। उसकी पन्ना जैसी हरी आंखें उस आकृति पर टिकी हैं जो अंधेरे में सब कुछ खत्म कर रही है। उसका दिल धड़क रहा है, डर से नहीं, क्योंकि उस दम घोंटने वाले अंधेरे के अंदर वह आकृति कुछ ऐसा बिखेर रही है जो उसे अजीब तरह से सुरक्षित महसूस कराता है, जैसे रात में इकलौता लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ। चौथी लहर को साफ करने के
बाद मैं 20,000 सोने के सिक्कों तक पहुंच जाता हूं और रिकॉन स्किल खरीदता हूं। इस बीच स्टोन झाओ का पक्ष पूरी तरह से बिखर चुका है। चौथी लहर शक्तिशाली वेयरवोल्व्स भेड़ियों के रूप में आती है, जिनकी संख्या जीवित बचे यात्रियों से 10 गुना अधिक है। स्टोन झाओ पहले ही अपने सभी 10 कमांड ओवरराइड खत्म कर चुका है। उसने आखिरी कुछ का इस्तेमाल दूसरों को मानव ढाल ह्यूमन शील्ड्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बर्बाद कर दिया था। अब वह केवल मुझसे मदद की भीख मांग सकता है, लेकिन मैं उसे ठंडी नजरों से देखता हूँ। एक बार जब तुमने अपने कमांड ओवरराइड का इस्तेमाल कर लिया तो मेरे लिए तुम्हारा कोई मूल्य नहीं रह गया। वयस्क अपने द्वारा किए गए फैसलों के साथ जीते हैं। स्टोन झाओ का चेहरा पीला पड़ जाता है। तभी उसका एक आदमी, मार्को नाम का एक बड़ा आदमी, अचानक झपटा है, स्टोन झाओ को हैरान कर देता है और उसकी छाती के पार एक ब्लेड उतार देता है। माफ करना, मैं बस जीना चाहता हूँ। सिस्टम नोटिफिकेशन, मार्को ने जॉन कमांडर स्टोन झाओ को मार डाला है। कमांडर का पद स्थानांतरित हुआ। मार्को अपने पीछे यात्रियों के झुंड को देखता है जो भेड़ियों की तरह भूखी आंखों से देख रहे हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे सामने घुटने टेक देता है। वह वफादारी की कसम खाता है। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, लेकिन मेरा अगला कदम उसे रोंगटे खड़े कर देता है। मैं उसे आदेश देता हूं कि वह अपने 10 आदमियों पर कमांड ओवरराइड का उपयोग करे और अवशेष रिले को नष्ट कर दे। मार्को का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एंजल ने कहा था कि अवशेष को नष्ट करने पर गंभीर सजा मिलेगी। सजा चुनो या मौत। वो चुप हो जाता है। एक तेज गूंजती हुई दरार की आवाज के साथ अवशेष चकनाचूर हो जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन, अवशेष नष्ट हो गया, मिशन विफल। डिवाइन एनफोर्सर 30 मिनट में पहुंच जाएगा। यात्रियों के बीच दहशत फैल जाती है, लेकिन पहली बार